कांता। आज आपको कक्षा 12वीं से पद्य भाग का पाठ 3, जिसके 2 भाग हैं, एक है कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी पर। कवि है कुंवर नारायण सिंह। तो मैंने इन दोनों कविताओं की व्याख्या आपको जो है फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा दी थी। एक में मैंने कविता के बहाने इसकी व्याख्या समझाई और दूसरे में बात सीधी थी पर इसकी। तो आज मैं इन दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर उनके बारे में आपको समझा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अब इस कविता के बहाने बताएं। इसमें बताया ना कि बच्चे जब खेलते हैं तो वो एक घर से दूसरे घर में जाते हैं और सभी घरों को एक कर देते हैं, एक समान समझ करके खेलते हैं। ये नहीं कि ये घर अपना है और ये किसी और का घर है। वो जहाँ भी खेलने जाते हैं उसे अपना ही बना लेते हैं। उनके खेल में कोई भी धर्म, जाति, रंग आदि का भेदभाव नहीं होता है। वे अपने खेल से सच्ची एकता पैदा करते हैं, यानी वो एक होकर के खेलते हैं। उनके लिए कोई वो आपस में कभी भेदभाव नहीं करते, ना ही किसी में भेदभाव वो समझते हैं। और अब इसी तरह से जो कविता है वो भी समस्त भेदभाव भुला करके निष्पक्ष होकर के उसमें जो है अपने मनोभावों को व्यंजित करती है। यानी कविता में जब कवि लिखता है तो उसमें वो किसी प्रकार के जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पे भेदभाव करके नहीं लिखता, बल्कि वो अपने मन के भावों को निष्पक्ष होकर के बिना भेदभाव के व्यंजित करता है और सभी के दुख दर्द को उसमें लिखता है। वह इसकी जो कविता होती है वह देश और काल की सीमा से परे होती है, बल्कि देश काल की सीमा में न बंध करके प्रत्येक व्यक्ति को रस प्रदान करती है, यानी आनंद प्रदान करती है। व्यक्ति कहीं भी बैठा है, कहीं भी रहता है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जाति धर्म का है, सभी जो है उस कविता को पढ़ करके उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न 2 है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। अब इसमें क्या बताते हैं, कवि ने उदाहरण दिया है कि चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है। अब चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है तो कविता कैसे उड़ती है। कविता में कवि अपनी कल्पना से लिखता है, तो कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। अब जो कवि अपनी कल्पना के माध्यम से अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। इस तरह कविता के उड़ने का यही संबंध है कि कविता जो है वो कल्पना के माध्यम से दूर दूर तक बैठे हुए लोगों को प्रभावित करती है। और अब आ जाता है खिलने का, कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने का तो वो आ गया, अब खिलने का इसमें कवि ने क्या उदाहरण दिया है कि फूल खिलता है। खिलने का कविता से जो संबंध है उसके विकसित होने से। अब फूल खिलता है लेकिन उसकी महक जो है थोड़ी देर के लिए जब वो खिलता है तब होती है और आसपास थोड़ी जगह पे ही जो है रहती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती उसकी सुगंध। लेकिन जो कविता की सुगंध है, कविता की जो महक है, यानी कविता जब विकसित हो जाती है तो वो लोगों तक जो है अपना रस प्रदान करती रहती है, वो लोगों के मन को आनंदित करती रहती है। कभी भी कविता को पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि हमने एक बार पढ़ा उसके बाद जो है उसका जो है हमें जो कोई आनंद नहीं आएगा पढ़ने में, ऐसे नहीं होता। अब जो है फूल तो थोड़े समय के बाद मुरझा जाता है, उसकी सुगंध खत्म हो जाती है, लेकिन कविता की सुगंध जो है, यानी कविता का सुगंध अर्थात प्रभाव, वो अनंत काल तक बना रहता है। वो कविता कभी मुरझाती नहीं है, लंबे समय तक लोग उसका आनंद ले सकते हैं। अब कविता के खिलने का वही स्वरूप है। तो प्रश्न नंबर 3 है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। अब जब दोनों समान हैं, बच्चे जब खेलते हैं तो एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, सभी को अपना बना लेते हैं, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खेलते हैं। उन्हें ये नहीं रहता कि हम अपने घर में खेल रहे हैं या किसी दूसरे घर में खेल रहे हैं। लिंग जाति का कोई बंधन नहीं होता है, कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई छोटा है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, तो उनको कुछ पता नहीं होता। उनको सिर्फ अपने खेलने से आनंद उठाने से मतलब होता है। तो जो है बच्चे एक घर से दूसरे घर जाते हैं, सबको एक समान कर देते हैं, सच्ची एकता पैदा कर देते हैं। तो इसी तरह से जो है कविता बच्चों के खेल के समान ही होती है। अब कविता में कवि जो है किसी भेदभाव के बिना
बिना भेदभाव के कविता को लिखता है, अपने मन के भावों को व्यंजित करता है, यानी अपने मन के भावों और विचारों को कविता में व्यक्त करता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि हमें किसके बारे में कविता लिखनी है या किसके बारे में नहीं लिखनी, या उस कविता को जो है एक अमीर व्यक्ति पढ़ सकता है, गरीब नहीं पढ़ सकता, या इस जाति का व्यक्ति उससे आनंदित हो सकता है और इस जाति का नहीं हो सकता। ऐसा कोई भेदभाव उसमें नहीं होता है। इसी तरह से जो है कविता में कवि सभी के सुख दुख को वाणी देता है। ये सभी देश, इसमें देश और काल की कोई सीमा नहीं होती, चाहे व्यक्ति कहीं भी बैठा है, कहीं भी रहता है, कविता को पढ़ सकता है और आनंद उठा सकता है। इसी तरह से अब जो बच्चों की तरह कविता भी जो है लोगों में एकता की भावना पैदा करती है। प्रश्न 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? मतलब ये बताया कवि ने कि फूल जब तक खिला होता है तब तक उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, तब तक उसकी महक रहती है। मुरझाने पर वह महक या सुगंध खत्म हो जाती है। लेकिन कविता की महक यानी सुगंध अर्थात कविता का जो प्रभाव वो हमेशा बना रहता है। ये नहीं है कि थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। कविता कभी पुरानी नहीं होती, उसका आनंद लोग लंबे समय तक ले सकते हैं, जब चाहे ले सकते हैं। जो काव्य आनंद है प्रत्येक देश तथा काल के लोगों को प्रभावित करता है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने का यही अर्थ है। प्रश्न नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? सहूलियत से बरतना मतलब आसानी से भाषा को व्यक्त करना। अब जो आसान शब्दों में, सरल और सहज शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना। अब यही है भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यही है कि भाषा में भावानुकूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग करके भाषा को दुरूह नहीं बनाना चाहिए। और जब हम अपने मन के विचार सरल और सहज शब्दों में प्रयुक्त करते हैं तो आगे जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो व्यक्ति आसानी से उसे समझ पाते हैं। लेकिन जब हम जो भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए उस शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं, भाषा को थोड़ा कठिन बना देते हैं, तो फिर जो है हम अपने मन के भावों को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते। इससे भाषा की सुंदरता और मौलिकता नष्ट हो जाती है, यानी पढ़ने वाला व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता, उसके अर्थ को नहीं ग्रहण कर पाता कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कवि अपनी कविता के द्वारा, उसकी समझ से परे हो जाता है। अब इसका छठा और अंतिम प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात सीधी भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? अब कहते कवि जब किसी विषय का वर्णन करता है तो उसके मन में उस विषय से संबंधित भाव जो है उदय होते हैं, भाव पनपते हैं। किंतु कभी कभी जो है अपने आप को बड़ा पंडित बनाने के लिए वो क्या करता है, उसके पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में अपनी भाषा को थोड़ा सा जो है कठिन बना देता है, और फिर वो भाषा का प्रयोग जो है किसी को समझाने के लिए जो बात कही जाती है वो व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता, और भाषा की दुरूहता के कारण, भाषा में कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण उसकी नैसर्गिकता यानी उसका जो आसानी से समझने का गुण होता है वो नष्ट हो जाता है, तथा पाठक जो है उसके मर्म को नहीं समझ पाता कि वो जो है कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इस प्रकार से मतलब कठिन शब्दों के प्रयोग से भाषा जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से भी ये दोनों कविताओं के जो प्रश्न उत्तर हैं ये मैंने आपको समझा दिए, तो आप जो है इन प्रश्न उत्तरों को लिख भी लेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।